मैं कैलाशवीर सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पेनेसिया ऑफ इंग्लिश में। यू आर मोस्ट वेलकम टू माय चैनल पेनेसिया ऑफ इंग्लिश। दोस्तों, इससे पहले मैंने कल एक वीडियो डाला था जॉन मिल्टन पर। आज ये दूसरा वीडियो मेरा होगा जॉन मिल्टन पर, जिसमें कुछ की पॉइंट्स होंगे, कुछ एग्जाम पॉइंट्स होंगे। जॉन मिल्टन के विषय में मैंने कल आपको विस्तार से बताया था। आज कुछ एग्जाम पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। जॉन मिल्टन का जो बर्थ हुआ है, जो इनका जन्म है, वो जॉन मिल्टन का जन्म 9 दिसंबर 1608। जॉन मिल्टन का जन्म 9 दिसंबर 1608 को होता है और इनकी डेथ 8 नवंबर 1674 को। जॉन मिल्टन is known by the various names। जॉन मिल्टन को हम बिलेटेड एलिजाबेथन पोइट के नाम से भी जानते हैं। जैकोबियन पीरियड में भी जॉन मिल्टन आपको देखने को मिलते हैं। चार्ल्स के पीरियड में भी आपको मिलते हैं, कैरोलाइन पीरियड में भी, कॉमनवेल्थ में भी और रेस्टोरेशन पीरियड में भी। तो जॉन मिल्टन के जो फादर का नाम था वो जॉन मिल्टन ही था। फादर का नाम जॉन मिल्टन ही था दोस्तों, और मदर का नाम इनका सारा मिल्टन था। मदर का नाम सारा मिल्टन था। इनके 3 वाइफ थी, एलिजाबेथ मिन्सुल, कैथरीन वुडकॉक और मैरी पावल। तो जॉन मिल्टन का जन्म 9 दिसंबर 1608, डेथ इनकी 8 नवंबर 1674। इनके फादर का नाम जॉन मिल्टन, इनकी मदर का नाम सारा मिल्टन, और इनके 3 मैरिज हुई, एलिजाबेथ मिन्सुल के साथ, कैथरीन वुडकॉक के साथ और मैरी पावल के साथ। इसके बाद देखते हैं जॉन मिल्टन को बिलेटेड एलिजाबेथन के नाम से भी जाना जाता है। बिलेटेड एलिजाबेथन पोइट। 1558 से 1603 तक का जो पीरियड है वो एलिजाबेथन पीरियड के नाम से जाना जाता है, एलिजाबेथन एज के नाम से जाना जाता है। तो 1558 से 1603 का जो पीरियड है उसको एलिजाबेथन एज के नाम से जाना जाता है, और मिल्टन का जो बर्थ होता है वो 1608 में होता है, इसलिए इनको बिलेटेड एलिजाबेथन पोइट भी कहते हैं। इसके बाद 1603 से 1625 तक जेम्स फर्स्ट का शासन रहता है।
जिसको हम जैकोबियन एज के नाम से जानते हैं, जिसको हम जैकोबियन एज के नाम से जानते हैं। और 1625 से लेकर के 1649 तक चार्ल्स फर्स्ट का शासन रहता है, जिसको हम कैरोलाइन एज के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो देखिए 1558 से 1603 एलिजाबेथन एज, 1603 से 1625 तक जेम्स फर्स्ट का शासन रहता है, और 1625 से 1649 तक चार्ल्स फर्स्ट, 1649 में चार्ल्स फर्स्ट को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, और 1649 से जो 1660 तक का पीरियड है, 1649 से 1660 का जो पीरियड है वो कॉमनवेल्थ पीरियड के नाम से जाना जाता है। उसको हम कॉमनवेल्थ पीरियड के नाम से जानते हैं। इस समय 1649 से 1660 के बीच में ओलिवर क्रॉमवेल इंग्लैंड की गद्दी पर बैठते हैं। तो ये कुछ क्रोनोलॉजी है, ये कुछ डेट्स है, आपको ये मैंने बताई। अब मिल्टन को एक प्यूरिटन माना जाता है। मिल्टन इज सपोज टू बी अ स्टाउच प्यूरिटन। Puritans were those people who wanted to reform in the church, who challenged the supremacy of Pope as well as the supremacy of church. तो कुछ लोगों ने चर्च की सुप्रीमेसी को चैलेंज किया, पोप की सुप्रीमेसी को चैलेंज किया। उन लोगों में मिल्टन भी थे, और मार्टिन लूथर जो थे वो इनके लीडर हुआ करते थे। तो प्यूरिटन का मतलब है रिफॉर्मेशन। प्यूरिटन का मतलब है रिफॉर्मेशन। ये लोग रिफॉर्म चाहते थे, किसमें? चर्च में और पोप के अधिकारों में। तो प्यूरिटन्स का मतलब है रिफॉर्मेशन से। मार्टिन लूथर इनका लीडर हुआ करते थे। प्यूरिटन का मतलब प्योरिटी। प्यूरिटन का मतलब प्योरिटी। दे वर स्टाउच बिलीवर ऑफ बाइबल एज वेल एज द क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन्स। बाइबल में बहुत विश्वास रखते थे और क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन्स में बहुत विश्वास रखते थे। 1649 से जो 1660 का पीरियड है, इसको प्यूरिटन इंटेरेगनम नाम से भी जाना जाता है। प्यूरिटन INTERREGNUM। तो 1649 से जो 1660 तक का पीरियड है, उसको प्यूरिटन इंटेरेगनम नाम से जाना जाता है। क्योंकि 1660 में क्या हुआ दोस्तों? 1649 में चार्ल्स फर्स्ट को बिहेडेड कर दिया जाता है, और इंग्लैंड की सत्ता ओलिवर क्रॉमवेल के हाथ में आ जाती है। तो 1649 से 1660 तक का जो पीरियड है, उसको हम प्यूरिटन इंटेरेगनम नाम से जानते हैं। और 1660 के बाद 1660 में चार्ल्स सेकंड को गद्दी पर रेस्टोर कर दिया जाता है। इसको हम रेस्टोरेशन एज के नाम से जानते हैं। रेस्टोरेशन पीरियड या रेस्टोरेशन एज के नाम से जानते हैं। ये चार्ल्स सेकंड जो थे, ये चार्ल्स फर्स्ट के बेटे थे। 1649 में चार्ल्स फर्स्ट को एग्जीक्यूट कर दिया गया। 1649 से 1660 तक का जो पीरियड है, ये
ये प्यूरिटन इंटररेगनम का पीरियड है, ओलिवर क्रोमवेल का शासन रहा और 1660 के बाद चार्ल्स सेकंड को रेस्टोर कर दिया गया। इस पीरियड को हम रेस्टोरेशन पीरियड के नाम से जानते हैं। अब बात करेंगे कुछ डेट्स की, एग्जाम पॉइंट्स हैं, कुछ डेट्स के विषय में आप बात करते हैं। हम डेट्स हैं जैसे 9th ऑफ दिसंबर 1608 क्या है? बर्थ होता है मिल्टन का। मिल्टन का बर्थ होता है। इसके बाद 8th ऑफ नवंबर 1674 को इनकी डेथ हो जाती है। इनका बर्थ कहां होता है? ब्रैड स्ट्रीट लंदन में, और इनकी डेथ भी कहां हो जाती है? लंदन में हो जाती है। इसके बाद सबसे जो पहला वर्क आता है इनका वो 1629 में आता है, जिसका नाम है मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी 1629 में पहला वर्क आता है इनका, मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। ये क्रिसमस के टाइम पर आता है, क्रिसमस के टाइम पर आता है दोस्तों, और ये एक तरह का कैरोल कह सकते हैं आप इसको चर्च सॉन्ग कह सकते हैं आप इसको। ये एक सोनेट है। सोलह सौ 1929 में आती है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों? डेट आती है 1633 की, और 1633 में क्या होता है? 1633 इसमें एक इनका वर्क आता है, इल पेंसोरोसो, PENSOROSO। 1633 में इनका वर्क आता है, इल पेंसोरोसो। इसका मतलब होता है अ मेलनकॉलिक मैन। तो ये वर्क इनका 1633 में आता है दोस्तों। इसके बाद 1634 में, देखिए ये डेट्स की मैं क्रोनोलॉजी आपको बता रहा हूं, इसको आप समझने की कोशिश करें। 1634 में एक वर्क आता है कोमस। और कोमस क्या था? ये एक मास्क था। कोमस क्या था? ये एक मास्क था। 1634 में जो वर्क आता है कोमस, इट वॉज ए मास्क। अब मास्क क्या होता है? मास्क इज अ कोर्टली एंटरटेनमेंट, अ प्राइवेट एंटरटेनमेंट। कोर्ट में, राज दरबारों में जो एंटरटेनमेंट के लिए मुखौटा लगा करके, मास्क का मतलब ही होता है मुखौटा लगा करके जो नृत्य किया जाता था, उसका नाम है मास्क। तो 1634 में कोमस एक मास्क आता है, और इसको अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर के समक्ष लुडलो कैसल में प्रेजेंट किया जाता है। 1634 में कोमस जो मास्क आता है, इसको अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर के सम्मान में प्रस्तुत किया जाता है लुडलो कैसल के अंदर दोस्तों। इसके बाद देखें तो 1637 में एक वर्क आता है लिसिडास। और लिसिडास क्या है? ये एलजी है।
जो इन्होंने अपने फ्रेंड एडवर्ड किंग की डेथ पर लिखी थी। एलेजी का मतलब ही होता है अ पोएम that is written on the death of someone dear to the poet. An elegy is a kind of poem which is written on the death of someone dear to the poet. तो उसको हम एलेजी कहते हैं। 1637 में लिसिडास एक एलेजी आती है। एक इनके मित्र हुआ करते थे एडवर्ड किंग, उनकी डेथ हो जाती है और उसके बाद 1637 में जॉन मिल्टन इस लिसिडास को कंपोज करते हैं। इसके बाद डेट आती है 1644। ये डेट्स आपको याद रखने हैं, ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आज मैं जो भी पॉइंट्स आपको बता रहा हूं ये सब एग्जाम पॉइंट्स हैं। 1644 1644 में एरोपेजिटिका AEROPAGITICA एरोपेजिटिका एक वर्क आता है। एरोपेजिटिका 1644 में आता है और ये प्रोज वर्क है जो फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए आता है। फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए तो 1644 में 1644 में एरोपेजिटिका एक प्रोज वर्क आता है जो फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए होता है, प्रेस की आजादी के लिए लिखा जाता है। क्योंकि 1643 में एक बिल पास किया गया और उस बिल के द्वारा प्रेस को रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की गई और इसी के जवाब में मिल्टन ने इस वर्क को लिखा जिसका नाम है एरोपेजिटिका, फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो इसके बाद देखते हैं दोस्तों, मैंने आपको बताया 1608 में इनका जन्म हुआ, 1674 में इनकी मृत्यु हो गई, 1629 में इनका पहला वर्क आता है, ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ द क्राइस्ट नेटिविटी। इसके बाद 1634 में एक मास्क आता है जिसका नाम है कोमस और 1637 में क्या होता है, एक एलेजी आती है जिसका नाम है लिसिडास और 1644 में क्या होता है, इनका एक प्रोज ट्रैक्ट आता है, एक प्रोज वर्क आता है जिसको हम एरोपेजिटिका के नाम से जानते हैं और ये प्रेस की फ्रीडम के लिए आता है दोस्तों। इसके बाद हम थोड़ा सा पैराडाइज लॉस्ट की बात करें, PARADISE, पैराडाइज लॉस्ट। ये इनका मैग्नम ओपस है, MAGNUM मैग्नम OPUS ओपस। पैराडाइज लॉस्ट को मैग्नम ओपस कहते हैं। ये इनका मास्टरपीस है। मैग्नम ओपस मींस मास्टरपीस। क्या होता है पैराडाइज लॉस्ट, 1658 में ये शुरू होता है, बिगिन होता है। 1665 में 1665 में ये कंप्लीट हो जाता है दोस्तों और 1667 में ये पब्लिश होता है और 1667 में जब पब्लिश होता है तो इसके अंदर 10 बुक्स होती है। इसके अंदर कितनी बुक्स होती हैं? 10 बुक्स होती है। इसके बाद 1674 में इसका सेकंड एडिशन आता है
सेकंड एडिशन आता है और उसमें 12 बुक्स होती है। 1674 में पैराडाइज लॉस्ट का सेकंड एडिशन आता है 12 बुक्स के साथ, जिसमें बुक 7 और बुक 9 को डिवाइड कर दिया जाता है और 12 + 2 = 14 बुक्स हो जाती है। तो 1674 का जो सेकंड एडिशन आता है दोस्तों, वो 10 बुक्स में आता है और इसके बाद ये जो सेकंड एडिशन आता है वो दोस्तों 12 बुक्स में आता है। 10 + 2 = 12। तो पैराडाइज लॉस्ट 1658 में बिगिन हुआ, 1665 में कंप्लीट हुआ, 1667 में पब्लिश हुआ, इसमें 10 बुक्स थी। 1674 में इसका सेकंड एडिशन आता है जिसमें 12 बुक्स होती हैं और 7th और 9th बुक को डिवाइड करके 2 और बुक तैयार की जाती है। इस तरह से 12 बुक्स हो जाती है पैराडाइज लॉस्ट। इसके बाद देखते हैं पैराडाइज लॉस्ट जो है इनका, जैसा मैंने अभी लिखा, मैग्नम ओपस है। पैराडाइज लॉस्ट के अंदर 10,000 लाइन्स, 10,000 लाइन्स है और बुक फर्स्ट के अंदर 798 लाइन्स है। और पैराडाइज लॉस्ट का जो हीरो है वो सैटन है। सैटन इज द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि सैटन इज मिल्टन हिमसेल्फ। सैटन कौन है? स्वयं मिल्टन है। सैटन का जो कैरेक्टर क्रिएट किया है मिल्टन ने, वो उनका माउथ पीस है, एक तरह से स्पोक्समैन है उनका। जो मिल्टन कहना चाहते हैं वो सैटन के माध्यम से कह देते हैं। तो पैराडाइज लॉस्ट के बाद क्या होता है, 1671 में एक और वर्क आता है इनका, सैमसन एगोनिस्ट। 1671 में एक वर्क आता है सैमसन एगोनिस्ट। ये ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। ऑटोबायोग्राफिकल सैमसन एगोनिस्ट, ये आता है 1671 में दोस्तों। और 1671 में ही पैराडाइज रीगेन्ड आता है। पैराडाइज रीगेन्ड, और पैराडाइज रीगेन्ड में कितनी बुक्स हैं? 4 बुक्स। और इसका हीरो कौन है? क्राइस्ट। पैराडाइज रीगेन्ड का हीरो है क्राइस्ट। तो 1671 में तो सैमसन एगोनिस्ट आता है और 1671 में ही पैराडाइज रीगेन्ड आता है जिसमें 4 बुक्स होती है। क्राइस्ट इसका हीरो होता है। एक डेट और आप याद रखें, 1652, 1652। 1652 में क्या होता है, मिल्टन बिकेम ब्लाइंड। 1652 में मिल्टन ब्लाइंड हो जाते हैं एट द एज ऑफ 44। एट द एज ऑफ 44, क्योंकि 1608 में इनका जन्म होता है प्लस 44, तो 1652 बैठता है। 1652 में ये कंप्लीटली ब्लाइंड हो जाते हैं। और 1652 में ब्लाइंड होने के बाद 1652 में एक सोनेट आती है
ऑन हिज ब्लाइंडनेस। क्या आती है दोस्तों? ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ये पेट्रार्कन सोनेट है, पेट्रार्कन सोनेट। ये 1652 में आती है। जस्ट आफ्टर बिकमिंग ब्लाइंड, दिस सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज पब्लिश्ड। तो 1652 में जब ये ब्लाइंड हो गए तो इन्होंने एक सोनेट को कंपोज किया जो एक पेट्रार्कन सोनेट है, जिसको हम ऑन हिज ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं दोस्तों। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। जैसा मैंने बताया कि मिल्टन एक प्यूरिटन पोइट थे। ही रिवोल्टेड अगेंस्ट द चर्च, अगेंस्ट द पोप, और 1649 से 1660 तक का जो पीरियड है उसको हम प्यूरिटन इंटररेगनम नाम से जानते हैं। तो ही वॉज एन स्टांच बिलीवर ऑफ बाइबल एज वेल एज द सुप्रीमेसी ऑफ गॉड। बाइबल में विश्वास करते थे या गॉड में विश्वास करते थे। उन्होंने जो रिवोल्ट किया वो चर्च के खिलाफ और पोप्स के खिलाफ, क्योंकि चर्च में बहुत सी बुराइयां आ गई थी। पोप लोग भी कुछ अनैतिक कार्य करने लगे थे। इसीलिए ये प्यूरिटन मूवमेंट स्टार्ट तो बहुत पहले हो गया था, लेकिन मिल्टन को इसका सबसे जबरदस्त सपोर्टर माना जाता है और इनके लीडर हुआ करते थे मार्टिन लूथर। और यह कैथोलिक चर्च के विरुद्ध में एक रिवोल्ट था। क्या था दोस्तों? कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट में एक रिवोल्ट था। कैथोलिक चर्च के विरुद्ध में एक क्या था? एक रिवोल्ट था, एक आंदोलन था, एक विद्रोह था। तो जॉन मिल्टन का जो कार्यकाल है, जो पीरियड है, वो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड है। जैसे 1558 से 1603 तक तो एलिजाबेथ, 1603 से 1625 का जो पीरियड है वो जैकोबियन पीरियड है, जेम्स फर्स्ट का शासन रहता है। 1625 से 1649 का कैरोलाइन पीरियड है, जो चार्ल्स फर्स्ट का टाइम रहता है। 1649 में चार्ल्स फर्स्ट को बीहेडेड कर दिया जाता है, एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। और 1649 से 1660 तक का जो पीरियड है, इसको हम प्यूरिटन इंटररेगनम नाम से जानते हैं। यहां पर ओलिवर क्रॉमवेल का शासन था। लेकिन ओलिवर क्रॉमवेल वाज अ डिक्टेटर टाइप ऑफ पर्सन। एक डिक्टेटर टाइप का मैन हुआ करता था, इसलिए लोगों में कुछ असंतोष पैदा हुआ उसके खिलाफ। और फिर उन्होंने 1660 में क्या किया? चार्ल्स सेकंड को बुलाया, चार्ल्स सेकंड को बुलाया और इंग्लैंड की गद्दी पर रेस्टोर कर दिया। तो 1660 में क्या होता है? मोनार्की इंग्लैंड में रेस्टोर हो जाती है। इंग्लैंड में मोनार्की रेस्टोर हो जाती है, दोबारा से किंग्स का शासन हो जाता है। तो ये मैंने बातें बताई आपको। पैराडाइज लॉस्ट के विषय में मैंने आपको बताया। पैराडाइज लॉस्ट
1658 में शुरू हुआ, 1665 में कंप्लीट हुआ, 1667 में पब्लिश हुआ, 10 बुक्स में पब्लिश हुआ, 1674 में सेकंड एडिशन आया 12 बुक्स के साथ। इसमें जो बुक नंबर 7 है वो शॉर्टेस्ट बुक है, शॉर्टेस्ट बुक है, और बुक नंबर जो 9 है वो लॉन्गेस्ट बुक है। ये सब एग्जाम पॉइंट्स। और बुक नंबर 9 में ही एडम और ईव का फॉल होता है। एडम और ईव को पैराडाइज से बाहर कर दिया जाता है। तो ये पैराडाइज लॉस्ट से संबंधित कुछ बातें हैं दोस्तों। अब पैराडाइज लॉस्ट में, पैराडाइज लॉस्ट ग्रैंड स्टाइल में लिखा गया है, ग्रैंड स्टाइल में लिखा गया है, ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। ब्लैंक वर्स इसमें मीटर होता है लेकिन राइमिंग स्कीम नहीं होती। तो ये कुछ पॉइंट मैंने आपको पैराडाइज लॉस्ट से संबंधित बताए। अब पैराडाइज लॉस्ट जैसा मैंने बताया कि इनका मैग्नम ओपस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है इनका, और पैराडाइज लॉस्ट कितना सबलाइम वर्क है, कितनी सबलाइम बुक है, कितनी सबलाइम बुक है, ये इसको पढ़कर ही मालूम पड़ता है। तो पैराडाइज लॉस्ट की जो बिगिनिंग होती है, कुछ कोट्स हैं इसके, QUOTES, कुछ कोट्स हैं। जैसे इसकी बिगिनिंग होती है ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसओबीडियंस and the fruit of that forbidden tree whose mortal taste brought death into the world and all our woe। इस तरह से ये बिगिनिंग है, पैराडाइज लॉस्ट की बिगिनिंग है। क्या है? ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसोबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री whose mortal taste brought death into the world and all our world। इसमें 16 लाइन्स के बाद फुल स्टॉप आता है। क्या आता है? 16 लाइन्स के बाद फुल स्टॉप आता है पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट में इतने इतने सबलाइम, इतने इतने शानदार, इतने इतने बेहतरीन कोटेशंस है कि जिनको याद करना बहुत आवश्यक है। और इंग्लिश लिटरेचर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो पैराडाइज लॉस्ट के विषय में इन सब बातों को जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है। तो ये पहला मैंने कोटेशन आपको बताया, ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसोबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री whose mortal taste brought death into the world and all our woe। मतलब कि ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध एडम और ईव ने सैटन के बहकावे में आकर के उस फॉरबिडन जो फ्रूट था, फ्रूट क्या था? वो एप्पल था, उसको टेस्ट कर लिया, उसको खा लिया। उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम यह हुआ कि एडम और ईव को पैराडाइज से बाहर कर दिया जाता है हमेशा हमेशा के लिए। और भी बहुत सी बातें हैं इसमें। इसके बाद
एक और कोटेशन आता है, एक और कोट आता है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने आपको बताई, बहुत इंपॉर्टेंट कोट्स आपको बता रहा हूं। एक और कोटेशन है इसका, SOLITUD, solitude is sometimes the best society. Solitude is sometimes the best society. यानी कभी कभी आदमी का जो सबसे बेस्ट सोसाइटी होती है बिल्कुल अकेले रहना होता है। कभी कभी आदमी यदि बिल्कुल अकेला है तो समझिए वो सबसे बेस्ट सोसाइटी है। सॉलिट्यूड इज समटाइम्स द बेस्ट सोसाइटी। ये सेकंड कोटेशन है, ये दूसरा कोटेशन। पहला था ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसओबीडियंस, जैसा मैंने अभी लिखा था, of that forbidden tree whose mortal taste brought death into the world and all our woes, इस तरह से था। इसके बाद एक और कोटेशन है, सैटर्न कहता है दोस्तों, सैटर्न क्या कहता है अपने कंपेनियंस से, अपने साथियों से, awake, arise or be always falling। या तो उठिए, तैयार हो जाइए, या हमेशा हमेशा के लिए पड़े रहिए। मैं दोबारा एक बार फिर रिमाइंड कराता हूं आपको कि मिल्टन जो बोल रहा है, मिल्टन कौन है? जो सैटर्न बोल रहा है मिल्टन ही बोल रहा है। इसीलिए कोलरिज ने कहा था ना, कोलरिज ने कहा था मिल्टन इज इन एवरी लाइन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट की हर लाइन में मिलते हैं, पैराडाइज लॉस्ट। ये कोलरिज का कोटेशन है। और इसीलिए कोलरिज ने कहा था कि एक एक लाइन में जो सैटर्न बोलता है वो सैटर्न नहीं, वो मिल्टन स्वयं बोलते हैं। और ये बड़े बड़े विद्वानों ने लिखा है, यह भी कहा है कि आफ्टर रीडिंग मिल्टन देयर इज नथिंग टू रीड, देयर इज नथिंग टू रीड आफ्टर रीडिंग मिल्टन। मिल्टन को पढ़ने के बाद कुछ भी पढ़ने को शेष नहीं रहता। इसके बाद अगला कोटेशन देखते हैं दोस्तों। अगला कोटेशन देखिए, बहुत सबलाइन कोटेशन है, बेटर टू रेन इन हेल, बेटर टू रेन इन हेल देन टू सर्व इन हेवन, देन टू सर्व इन हेवन। बेटर टू रेन इन हेल देन टू सर्व इन हेवन। गौर कीजिए, यानी स्वर्ग में झाड़ू लगाने से अच्छा है कि नरक में शासन किया जाए। एक एक लाइन, एक एक वर्ड पैराडाइज लॉस्ट का सुनने लायक है। बेटर टू रेन इन हेल देन टू सर्व इन हेवन। One who could not command in hell, one who could not serve in heaven, might command in hell, might command in hell। दोनों का मतलब एक ही है, better to reign in hell than to serve in heaven। One who could not serve in heaven might command in hell। यानी स्वर्ग में झाड़ू नहीं लगाऊंगा, लेकिन नरक में मुझे शासन करना, राजा बनना मंजूर है, लेकिन स्वर्ग में झाड़ू लगाना मंजूर नहीं है। मुझे किसी की गुलामी, किसी की दास्ता, किसी की स्लेवरी बिल्कुल पसंद नहीं है। आई वुड लाइक टू रिमेन अलाइव इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंट जीवन जीना चाहता है।
शब्दों पर गौर करिए, मैं बार बार कह रहा हूं आपको, आई एम टेलिंग यू टाइम एंड अगेन। नेक्स्ट वन देखते हैं आपको दोस्तों, दूसरा कोटेशन देखिए आप, अगर इसको ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको लगेगा कि हां मिल्टन ने कुछ लिखा है, और कुछ क्या, इतना सबलाइन लिखा है कि आफ्टर शेक्सपियर ओनली मिल्टन। शेक्सपियर के बाद यदि किसी का नाम आता है तो वो किसका आता है, वो मिल्टन का आता है, और मिल्टन का भी पैराडाइज लोस्ट दोस्तों। इसके बाद एक अगला कोटेशन देखते हैं, शायद फिफ्थ है, फॉलिंग सेरब टू बी वीक इज मिजरेबल, टू बी वीक is miserable, doing or suffering. Falling syrup, to be weak is miserable, doing or suffering, but of that to do good will never be our task, to do ill our soul desire, our soul desire। कोटेशन बहुत लंबे हैं, आपको याद करने पड़ेंगे। फॉलिंग syrup to weak is miserable। जब एडम और ईव के साथ साथ इससे पहले क्या घटना होती है, जब सैटन और उसके कंपेनियंस को निकाल दिया जाता है तो वो सैटन अपने साथियों को संबोधित करता है और क्या कहता है, फॉलिंग syrup, syrup मीन्स देवदूत, टू बी वीक इज मिजरेबल। सबसे बड़े कष्ट की बात यह होती है कि यदि आदमी दुख महसूस करे, इंसान को अगर दुख महसूस करेगा तो उतना ही कमजोर होगा। आगे डूइंग और सफरिंग, या तो आप अपना काम करिए या हमेशा हमेशा के लिए कष्ट भोगते रहिए। बट ऑफ दैट टू डू गुड विल नेवर बी अवर टास्क। सैटन अपने दोस्तों से कहता, अपने कंपेनियंस से कहता है कि गॉड ने हमको पैराडाइज से, गॉड ने हमको हेवन से निकाल दिया, इसके बाद हम कोई भी अच्छा कर्म नहीं करेंगे, कोई भी अच्छा कार्य नहीं करेंगे। आज के बाद यदि कोई कार्य करेंगे तो गॉड की इच्छाओं के विरुद्ध करेंगे। बोला बट ऑफ दैट टू डू गुड विल नेवर बी अवर टास्क। हम कभी भी अच्छा कार्य नहीं करेंगे, टू डू इल अवर सोल डिजाइन। हमारे जीवन का अब एक ही उद्देश्य होगा कि हम हमेशा बुरा कर्म करेंगे, ईश्वर की जो संतान है उसको हम हमेशा भटकाने का कार्य करेंगे। इस तरह से सैटन अपने साथियों को संबोधित करता है दोस्तों। और देखिए अगला कोटेशन देखिए, एक एक लाइन, एक एक शब्द जिसका जवाब नहीं सर। मैंने कहा था, मैंने पहले वीडियो में कहा था कि मिल्टन को पढ़ने के बाद, जैसा कि हिंदी में रामधारी सिंह दिनकर को पढ़ने के बाद, मिल्टन को पढ़ने के बाद आदमी का खून खोल उठता है। देखिए अगला कोटेशन क्या है, What though the field be lost। ये सब याद करने की बातें हैं। What though the field be lost, nothing is lost, the unconquerable will।
What though the field is lost? Nothing is lost. The unconquerable will, and to study of revenge, and to study of revenge, and never to submit or yield. क्या मतलब? शैतान कहता है व्हाट वाज द फील्ड बी लॉस्ट, क्या हुआ अगर एक लड़ाई हार गए? ये हारना जीतना तो चलता है। नथिंग इज लॉस्ट, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। द अनकंकरेबल विल, लड़ाई तो हम हार गए, लेकिन जो हमारी इच्छा शक्ति है वो अभी नहीं हारी, और हमारी इच्छा शक्ति कभी हार भी नहीं सकती। एंड टू स्टडी ऑफ रिवेंज एंड नेवर टू सबमिट और यील्ड। आज के बाद हमारा एक ही काम होगा कि हम उस गॉड से, उस ईश्वर से अपना बदला लेंगे और उसके सामने कभी अपना मस्तक नहीं झुकाएंगे। ये सैटन के शब्द। सैटन, मैं बार बार कह रहा हूं, मिल्टन बोल रहा है। मिल्टन वॉज ए डेमोक्रेटिक पर्सन, डेमोक्रेटिक रूल में बिलीव करते थे। तो कह रहे हैं कि व्हाट डू द फील्ड बी लॉस्ट, क्या हुआ अगर एक लड़ाई हार गए? नथिंग इज लॉस्ट, कुछ नहीं बिगड़ा। द अनकंकरेबल विल, हमारी इच्छा शक्ति तो हमारे पास है। एंड टू स्टडी ऑफ रिवेंज, आज के बाद हमारा एक ही काम होगा, और वो काम क्या होगा? टू स्टडी ऑफ रिवेंज, हम ईश्वर से बदला लेंगे। एंड नेवर टू सबमिट और यील्ड, ईश्वर के सामने कभी सरेंडर नहीं करेंगे, कभी अपना मस्तक नहीं झुकाएंगे। तो ये कुछ कोटेशंस मैंने आपको बताए, और भी कोटेशंस हैं, लेकिन जो मुझे याद आए, जो बेस्ट वंस थे, वो मैंने आपके सामने रखे दोस्तों। इसके बाद एक कोटेशन और है, टू रेन, REIGN, इज वर्थ एम्बिशन। टू रेन इज वर्थ एम्बिशन, दो इन है, दो इन है। ये देखिए, फिर सैटन कह रहा है, और सैटन नहीं, मिल्टन कह रहा है, टू रेन इज वर्थ एम्बिशन। मनुष्य की केवल एक ही एम्बिशन होनी चाहिए, और वो एम्बिशन होनी चाहिए शासन करने की। दो इन है, चाहे वो शासन नरक का ही क्यों ना हो। फिर वही बात दोहराई गई है, कौन सी बात? कि स्वर्ग में झाड़ू लगाने से बेहतर है कि नरक में राजा बन के शासन किया जाए। क्या कहता है? टू रेन इज वर्थ एम्बिशन, दो इन हेल। शासन करेंगे, राजा बनेंगे, चाहे भले ही नरक में ही क्यों ना हो। इसके बाद और है, हु कुड नॉट कमांड, हु कुड नॉट सर्व इन हेवन माइट कमांड इन हेल। यानी बात वही आती है कि भले ही स्वर्ग में हम झाड़ू नहीं लगाएंगे, चाहे हमें नरक का राजा बनना स्वीकार है, लेकिन स्वर्ग में झाड़ू लगाना स्वीकार नहीं है। शब्दों का जो गहराई है, मिल्टन जो कहना चाहता है सैटन के माध्यम से, उसको समझने की, उसको गौर करने की जरूरत है। एक और बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन मुझे याद आया, बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन है जो मैं आपको यहां बता रहा हूं। क्या है? माइंड
is its mind in its own place and can make a heaven of hell and a hell of heaven. क्या बात है, देखिए क्या कह रहा है मिल्टन। माइंड इन इट्स ओन प्लेस एंड कैन मेक ए हेवन ऑफ हेल एंड ए हेल ऑफ हेवन। यह हमारी सोचने की बात है कि हम स्वर्ग समझें या नरक समझें। हम अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी सोच से स्वर्ग को नरक बना सकते हैं और नरक को स्वर्ग बना सकते हैं। देखिए, माइंड इन इट्स ओन प्लेस, दिमाग में ही है जो भी है, एंड कैन मेक ए हेवन ऑफ हेल एंड हेल ऑफ हेवन। हम चाहें तो नरक को स्वर्ग बना लें और स्वर्ग को नरक बना लें। ऐसा ही कोटेशन एक शेक्सपियर ने भी लिखा है हेमलेट के अंदर, याद करिए आप लोग। हेमलेट के अंदर शेक्सपियर लिखते हैं, नथिंग इज आइदर गुड और बैड इन दिस वर्ल्ड, नथिंग इज आइदर गुड और बैड इन दिस वर्ल्ड, ओनली थिंकिंग मेक्स इट सो, ओनली थिंकिंग मेक्स इट शो। जो बात मिल्टन ने कही वही शेक्सपियर ने कही। नथिंग इज आइदर गुड और बैड इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है, फिर क्या है? ओनली थिंकिंग मेक्स इट सो। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है। अगर हम किसी को अच्छा समझेंगे तो अच्छा है और बुरा समझेंगे तो बुरा है। ये हमारा अपने ऊपर डिपेंड करता है। कहते हैं ना, वन मेंस मीट इज अनदर मेंस पॉइजन। यानी किसी को कोई चीज अच्छी लगती है, किसी को वही चीज अच्छी नहीं लगती। तो वो कह रहे हैं नथिंग इज आइदर गुड और बैड इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में ना कोई चीज अच्छी है ना कोई चीज बुरी है, केवल सोचने का एक नजरिया है। किसी को वही चीज अच्छी हो सकती है और किसी को वही चीज बुरी हो सकती है। और वही बात मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में कही, माइंड इन इट्स ओन प्लेस एंड कैन मेक ए हेवन ऑफ हेल एंड हेल ऑफ हेवन। अपने दिमाग से ही आदमी स्वर्ग को नरक और नरक को स्वर्ग बना सकता है, केवल सोचने की बात है। तो इस तरह से जॉन मिल्टन की जो बायोग्राफी थी वो मैंने इससे पहले वीडियो में आपको दी। आज के इस वीडियो में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आपको बताई, कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस आपको बताए। जैसे कि मैं फिर बता रहा हूं, 1608 में इनका जन्म होता है, 1674 में इनकी मृत्यु होती है, 1629 में इनका पहला वर्क आता है क्राइस्ट नेटिविटी। इसके बाद क्या होता है, 1634 में एक वर्क आता है कोमस। कोमस क्या है? एक मास्क है जिसको लुडलो कैसल में अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर के समक्ष पेश किया गया था। 1637 में लिसिडास आता है और लिसिडास एक एलेजी है जो इनके मित्र थे एडवर्ड किंग, उनकी डेथ पर लिखा गया था। 1644 में एक प्रोज ट्रैक्ट आता है और उसका नाम है एरोपेसिटिका, क्योंकि 1643 में प्रेस को बैन करने की कोशिश की गई और इसके अगेंस्ट में इन्होंने लिखा, क्या लिखा? एरोपेसिटिका 1644। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, 1652 में ये ब्लाइंड हो जाते हैं जब इनकी उम्र केवल 44 साल होती है और 1658 में पैराडाइज लॉस्ट की बिगिनिंग होती है। 1665 में पैराडाइज लॉस्ट कंप्लीट होता है और 1667 में ये पब्लिश होता है। इसमें 10 बुक्स होती हैं। 1674 में इसका सेकंड एडिशन आता है
जिसमें 12 बुक्स होती हैं। बुक नंबर 7 इसकी सबसे छोटी बुक है, शॉर्टेस्ट वन, और बुक नंबर 9 इसकी लॉन्गेस्ट बुक है। पैराडाइज लॉस्ट के अंदर कुल 10,000 लाइन है, और बुक फर्स्ट की बात करें तो वहां पर 7, 8, 9 लाइन आपको मिलती है। 7, 9, 8 लाइन आपको मिलती है। 1671 में इनका सैमसन एगोनिस्टिस आता है और पैराडाइज रीग्रेंड आता है। पैराडाइज रीग्रेंड का हीरो कौन है? क्राइस्ट है, जिसमें 4 बुक्स होती हैं, और पैराडाइज लॉस्ट का हीरो कौन है? सैटन है। मैंने बार बार बताया, सैटन माउथ पीस है। सैटन जो कह रहा है वो स्वयं मिल्टन बोल रहे हैं। इसके बाद मैंने बहुत बहुत सुंदर इसके कोटेशन आपको बताए। जैसे मैंने कहा, बेटर टू रेन इन हेल देन टू सर्व इन हेवन, फॉलिंग सेरअप टू बी वीक इज मिजरेबल डूइंग और सफरिंग। इस तरह से मैंने इसके बहुत सारे कोटेशंस। सॉलिट्यूड इज समटाइम्स द बेस्ट सोसाइटी। तो कई कोटेशन आपको बताए गए, इसकी क्रोनोलॉजी आपको बताई गई। मेरे इस वीडियो का आप लाभ उठाएंगे ऐसी मैं आशा करता हूं, और एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इसको कमेंट करें, और एक बार आपसे बहुत बहुत विनम्र निवेदन, गुजारिश, रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल पैलेसिया ऑफ इंग्लिश। थैंक यू। गुड इवनिंग।